एक अनाप्रस्थ तान्यता नॉवेल केस नंबर 14। मैं ऐसा ही करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो भड़का और उसके होंठों की नरमी को ही काट खाया, जैसे अपनी फितरत से वो हट नहीं सकता था। ईसा उसकी जानिब देखने लगी। आप आपको गुनाह मिलेगा। पहली बार बातचीत हुई थी तो किन लम्हात में जब वो उस पर बरस रहा था पूरे जोरों शोर से, और ईसा अपने होंठों को दांतों में दबाए उसका हर बार सहती, साथ उसे रोक भी रही थी। शाहनवाज सुकून से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। गुनाह गुनाह क्या होता है, दुनिया में सब आम है, वो बोला, और ईसा ने झटके से आंखें खोली। निढाल सा वजह तो उसके चौड़े शाने पर वो सर रख गई। अल्लाह तो है ना। लेकिन किस्मत कुछ नहीं है। किसी मौत की गुड़िया की तरह उसने उसे शाने पर डाला और कमरे में ले आया। इधर गहरे गहरे सांस भर रही थी। उसने उसको बात गाउन पहनाया और बिस्तर पर लिटा दिया। ईसा आंखें बंद कर गई। इंसान की किस्मत में बस मोहब्बत नहीं है, एक गम किसी कैफियत में कहते वो आंखें बंद कर गई। वो खुद भी बात कौन पहने, उसकी बात पर गौर करता उसके पहलू में लेट गया। उससे फासले पर उसका चेहरा गिरता। वो उसकी बात को समझना चाहता था। ईसा ने हल्की सी आंखें खोली। शाह, उसने पुकारा। शाहनवाज उसकी जानिब मुतवज्जा था। क्या क्या मैं आपके सीने पर सर सर रख लूँ? वो भारी होते सर और नींदों में डूबते वजूद के साथ बोली। तुम्हें इन चीज़ों के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उसने अपना बाजू फैलाया और उसे अपनी सीमत खींच लिया। ईसा उसके चौड़े सीने पर सर रख गई। शाहनवाज उसके उलझे हुए बालों को बेदहाने में सुलझा गया। मुझे किस चीज़ में इजाज़त की ज़रूरत है? वो नींद में डूबते डूबते आखिरी सवाल कर गई। सिर्फ मोहब्बत करने में। वो जानता था वो सो गई। वो बोला और उसका चेहरा देखा। नींद में डूबी सांस ली थी, वो सो गई थी। जबकि शाहनवाज उसकी सूरत देखने लगा। अगर वो दुनिया में सबसे हसीन थी तो इस बात में कोई गुंजाइश नहीं थी। आज तक बस वो उसे एक बेवकूफ़ छोटी उम्र की लड़की की तरह ट्रीट करता रहा था, जिसे शाहनवाज की मेंटालिटी का मुकाबला नहीं था, और न ही वो उसे इतनी अहमियत देना चाहता था। वो इस लेवल की लड़की नहीं थी जो सीने में वो जज्बा रखते जो शाहनवाज के थे। लेकिन आज उसके चंद अल्फाज शाहनवाज को चौंका गए थे कि वो पहली बार आज खुद सो गई और शाहनवाज जागता रहा। ये पकड़ो, आमना की बड़ी बेटी की शादी है। अब बहन तो मेरी है, मगर बुला तुम्हें भी रही है। चलना है तो चल लेना। ताईजान ने नजमा के हाथ में कार्ड थमाते हुए कहा। जबकि सास ने किचन में जब ये बात सुनी तो जल्दी से चेहरा साफ करती बाहर आई। सदफ आपी की शादी है? वो जैसे बहुत एक्साइटेड थी। आमना आंटी तो ताईजान से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। वो बहुत नरम और प्यार करने वाली खातून थी। और सदफ आपी और मशाल आपी दोनों ही उसको बहुत प्यार करती थी। वो बहुत खुश हो गई थी। वो लोग कराची में रहते थे। ताईजान ने उसकी खुशी देखी और सास ने माँ की जानिब। अब तुम इतने खुश किस लिए हो रही हो? तुम तो जाओगी नहीं, सुहा ने कहा तो सास ने उसकी जानिब देखा। मुझे सदफ से मिलना है, मुझे जाना है, वो आहिस्ते से बोली। हाँ, सब भी चलेंगे, नजमा भी बोली तो ताई ने सर उठाया। ये क्यों जाएगी? सर पर शौहर जिन औरतों के लग जाए वही चौंसले नहीं करती, सीधी तरह अपने घर को संभाले। और वैसे भी इसका शौहर होश में कब होता है? और रात भी अरम की बाइक फेंक दी थी उस पागल ने। वो जरा गुस्से से बोली। सास जैसे मुजरिम ना होकर भी मुजरिम बनी हुई थी। मुझे जाना है अम्मी। वो बच्चों की तरह रोने वाली होगी। हाँ चल लेना सास, रोते नहीं। वो उठकर बेटी को चुप करवाने लगी। वो एफ की स्टूडेंट थी। शादी और जिम्मेदारियां अगर बड़ों वाली आ भी गई थी तो जज्बात तो वैसे ही थे। और वैसे भी वो शादियों में जाने की बहुत शौकीन थी। बस ड्रामे करा लो, कोई नहीं जाओगी तुम। देखती हूँ मैं भी कैसे जाती हो। सुहा नील फाइल करती हुई बोली। और इन्हीं बातों में सरवत, सनम और सोफिया मजे ले रही थी। बदर अंदर दाखिल हुआ। सास, बच्चे मुझे पानी देना, उस डोर की जाने बढ़ते हुए बोला। सुहा सीधी हुई, जैसे जानना चाहती हो वो क्या कर रहा है। जबकि वो स्टोर में चला गया और सास उसके लिए पानी लेकर स्टोर में ही आ गई। भाई आपको क्या चाहिए मुझे बता दें, वो पूछने लगी। यार मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो आज ही सच चलाया। अम्मी, उसने पुकारा तो नजमा जो सुहा के कपड़ों में टांगे भर रही थी, जो उसने शादी में पहनने थे, उठी और उसके पास आ गई। मेरे डॉक्यूमेंट्स यहीं थे, कहाँ गए? उसने सवाल किया। हाँ यहीं होंगे बदर, बेटा चिल्लाते नहीं हैं, उन्होंने कहा और बदर पानी पीने लगा। नजमा ने उसे निकाल कर दिए। थैंक गॉड,
वरना मुझे इन घर वालों से अच्छे की उम्मीद नहीं है। वो बोला। अच्छा, चुप हो जाओ, सुन लिया ना, भाभी ने बोलेंगी। आप खुद भी डरती हैं और हमें भी डरा कर रखती हैं। वो गुस्से से बोला। चला जाऊंगा मैं यहाँ से, देखना आप। बदर, नजमा ने पकड़ा, वो बाहर निकल गया। अब मालूम नहीं क्या करने जा रहा है ये। नजमा का दिल परेशान हो गया। अम्मी प्लीज़, अब भाई को कुछ भी करने से मत रोकिएगा प्लीज़। सास बोली तो नजमा ने नफ़े में सर हिलाया। सब ठीक से चल रहा होता है और दोनों बहन भाई कुछ उल्टा कर देते हो। हद ही होगी, आपको सब ठीक लगता है। वो बोली और दोनों बाहर निकल गई। हाँ जी, अब कौन सा कारनामा सर अंजाम देने हैं तुम्हारे बेटे ने? ताई ने उससे बोला। मालूम नहीं, कुछ बताया नहीं। पता नहीं। पता तो भाभी जी आपको सब होता है, बस मिस नहीं बनी रहती हैं। सरवा चच्ची बोली तो ताई ने सर हिलाया। अच्छा, ये मेरे इस जोड़े को भी खोल दे। वो कपड़ों का ढेर लगा चुकी थी जो नजमा ने ठीक करने थे। मैं मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो कोई सूट भी नहीं। सास ने हॉट निकाल कर माँ को देखा। सास मेरा बच्चा कुछ भी पहन लो, इतने सारे तो हैं। अम्मी, आप आप इनको इतने सारे कहती हैं। इतने रंग खराब हो गए हैं इनके, और ये तो फट भी गया है। सुहान इतनी बार पहना, फिर मुझे दिया, मैंने पहना। अब भी मैं यही पहनूं? उसकी आंखें भीग गईं। क्या हो रहा है? बद्र काफी खुश था, लबों पर मुस्कान लिए अंदर आया। भाई मेरे पास कपड़े नहीं हैं। आपको पता चलता पापी की शादी हो रही है? वो खुशी से बताने लगी। अच्छा, सदफ ने भी बर्बाद होने का सोच लिया। उसके गाल खींचता अम्मी के पास चारपाई पर बैठ गया। ताईजान और सरवत चची सनम, सोफिया और सोहा को लेकर बाजार गई थी। तभी वो लोग सोच से बैठे थे, वरना ऐसे दिन कमो बेश ही आते थे। ऐसा तो ना कहें, मुझे नया जोड़ा दिला दे, वो जिद करने लगी। बदर ने गहरा सांस खींचा। तुम जाओ ही ना, क्या फजूलियात में पड़ गई हो? वो बात टालता बोला। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे जाना है। हाँ, इसका तो शादियों में दिल ही बहुत लगता है, क्योंकि वहाँ मज़ेदार खाने होते हैं और ताईजान मसरूफ़ होती हैं। वो बच्चों की तरह खुश होती बोली। देखो, इसे शादी होगी, हरकत बच्चों जैसे ही हैं। नजमा ताईजान की कमीज़ उधेड़ रही थी। इसको शादी कहते हैं? एक नशे के साथ शादी भी कोई शादी है? वो मुंह बनाकर बोली। सास, बदन ने टोका। देखो, और सर पर चढ़ाओ, कैसे मुंह फाड़ के शोहर को बोली है। नजमा ने गुस्से से देखा। उनकी वजह से ताईजान मुझे मारती हैं। वो पाँव पटक गई। क्या, उन्होंने तुम्हें मारा है? बदर हैरानगी से सीधा हुआ। जी, और अब तक वो यही कर रही हैं। वो कुछ भी कहते हैं, उसका बदला मुझसे लेती हैं। तुमने उमर को बताई ये बात? बदर ने पूछा। मैं उनसे बात नहीं करती। वो शाने उछला गई। या अल्लाह, क्या करूँ मैं इस लड़की का? मुंह उठा कर सब बता रही है, भाई है वो तेरा, कोई लिहाज नहीं। रजवान ने पास बड़ा क्वेश्चन उससे मारा। सास मुंह बना गई। बदर ने कुछ परेशानी से उसकी जानिब देखा। तुम मुझसे सारी बात बताया करो। क्या फ़ायदा, नशे में रहते हैं वो। सास, बुरी बात है ये। बदर ने फिर टोका। भाई, ये बुराई उनके अंदर है तो बुरी बात भी उन्हीं के लिए होनी चाहिए। ताईजान भी तो उन्हें नशे कहती हैं, और सोहा भी। वो दोनों बदतमीज़ हैं। बदर ने कहा। और तुम बदतमीज़ नहीं हो और उसकी बीवी हो। मुझे नहीं बनना उनकी बीवी। वो झुंझला गई। सास, आपको अब मुझे थप्पड़ ही खाएगी। नजमा गुस्से से बोली। बस, सब मुझ पे गुस्सा करते हैं। मुंह बनाकर बाहर निकलने की जान कि जैसे जान ही निकल गई। वो दीवार से टेक लगाए सब सुन रहा था, और उसकी कोहर फिशानी सारी सुन चुका था। सास की पेशानी पे पसीना ही फूट पड़ा। उसे रुमर से देखता रहा। नजमा और बदर भी शर्मिंदा हो गया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। सास ने शर्मिंदगी से मुड़कर देखा। वो दोनों से घूर रहे थे। वो सर झुका के भारी भारी दिल से बाहर आ गई। वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, भले वो उमर ख़याम ही हो। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी। अब न जाके उसे माफ़ी मांग लो। नजमा उसके करीब आई। मैं मैं क्यों मांगू? सच्ची तो है सब। अच्छा सास, अब मैंने थप्पड़ लगाना है तुम्हें। कब से तो इतनी बदतमीज़ हो गई हो तुम। नजमा को गुस्सा चढ़, जबकि बदर भी नफ़े में सर हिला रहा था। मुझे डर लग रहा है, वो बेचारगी से बोली।
तो इतना बोलने को किसने कहा था? बदर मुस्कुराया। अम्मी भाई हंस रहे हैं। सास उसकी शिकायत लगाती गई। हाँ तो हंसेगा ही, तुमने जो हरकत की है, क्या सोचेगा हमारे बारे में? वो सोचते नहीं हैं क्योंकि वो निश्चयी हैं। दोनों बहन भाई एक साथ बोले और दोनों ही हंसी है। नजमा तौबा तौबा करने लगी कि अचानक सबके जाते ही उनकी जुबानें खुली कैसी थी। दोनों ने दोनों के उसने दो दो थप्पड़ लगाए थे। जुबान को लगाम ही नहीं है, वो बोली। सास ने कुछ कहना चाहा। अच्छा बस चुप, वो घुर के बोली तो दोनों चुप हो गए। ताईजान और बाकी सभी आ गए तो वो लोग चुप हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। जबकि वो लोग बहुत सारी शॉपिंग करके आए थे। सास उनकी चीज़ें हसरत से देखने लगी। रात के खाने में ताई ने सबको पैसे दे दिए और कुछ रोड नजमा के हाथ पे भी रख दिए जो ताई ने ले लिए। इसे क्या ज़रूरत है, हमारे साथ जाएगी, ये देख लूँगी। वो बोली। नजमा चुप होगी। बदर तुम इन सबके साथ जाना, मेरा एक ज़रूरी काम है, मैं नहीं जा सकता। बदर बोला। ज़रूरी काम? अरम हंसियाँ। अब मैं जाऊँगा, उसने कहा। बदर फिलहाल तो बदमज़गी नहीं चाहता था। अच्छा था उसकी जान छूट गई थी। तब भी वो चुपचाप तभी वो चुप हो गया और हम खुदाए जाने 5-5 हज़ार के कई नोट दिए। मुस्कुरा दिया। जा मेरा बेटा, जो दिल करे वो खरीदना, खाना और माँ बहनों का ख्याल रखना। वो क्या है कि जब अरम ने सर हिलाया और सब खाने में लग गए। अगले दिन सब कराची जाने के लिए निकल रहे थे और सास मुसलसल रो रही थी क्योंकि सहुआ ने जो कहा था वो पूरा कर रही थी। सास के अलावा सब जा रहे थे और बदर तो था ही नहीं घर। जबकि ताया जान और चचा जान काम के सिलसिले में हो जा रहे थे और घर में सिर्फ सास थी। इसलिए रो रो के आंखें सुझा रही थी। सनम, सोफिया और सोहा बाद गाड़ी में बैठ गई। अब वो क्या उम्र की गाड़ी मिल सकती है? अरम ने बाप से फरमाइश की। उसकी शानदार गाड़ी गैराज में पूरी ही मुश्किल से ही होती थी। अरे बेटा रहने दो, वो बोले तो अरम मुँह बना गया और बाहर निकल गया। जबकि इशफाक साहब को बहुत बुरा लगा था उसका यूं खाली हाथ लौटाना। वो सब गाड़ियों में निकल गए जबकि सास पीछे तन्हा रह गई। उसकी आंखों में कई आंसू थे। वो कल से अपने जोड़े को टाँके लगा रही थी ताकि वो पहन सके और उसे कोई नहीं लेकर गया था। नजमा ने उसे बहुत प्यार किया था, बहुत समझाया था, लेकिन वो फिर भी रो रही थी और सब चले गए तो वो खाली घर में सोफे पर बैठ गई। उसने अपने पाँव समेटे और चेहरा घुटनों पर रख लिया और बहुत सारा रो दी। किसी के रोने की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। सोफे की जानिब देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर भी रोने की आवाज़ उसके कानों में क्यों पड़ रही थी? वो उठा और कमरे से बाहर निकल आया। शर्टलेस था और जो पोटली उसे अपने कमरे में ना दिखी वो लाउंज में मिल गई। उसने इनके देखा, कोई भी नहीं था। मुझे लगता है तुम रोने में चैंपियन हो। उस फोन से पिलर से टिक लगा गया लेकिन सास ने सर नहीं उठाया। क्या हुआ है? आप क्या सलाब लाना है? वो उसके सामने बैठ गया। हाँ भाई, हम नशेई लोग हैं, हमसे बात तो नहीं करना चाहोगी आप, लेकिन फिर भी चाहो तो बता दो। आप क्या करेंगे? वो सर उठा के गुस्से से बोली। तुम्हारा मसला हल? वो शान उचका गया। साथ में उसकी जानिब देखा। वो शर्टलेस था। वो निगाह झुका गई। मेरा मसला कोई हल नहीं कर सकता। वो आंसू साफ करने लगी जबकि उमर ने टेबल पर से ड्राई फ्रूट उठा के खाना शुरू कर दिए। किसी से मोहब्बत करती हो, अपनी मर्जी की तज्जिए निकालने में तो माहिर था। क्या? सास दिल पर हाथ रख गई। अक्सर लड़कियों के यही मसले होते हैं ना, जो हल नहीं हो सकते। वो मस्से से बादाम खा रहा था। अस्तगफुर, आप? वो शौक थी। वो अपनी बीवी से ही कैसे सवाल कर रहा था जबकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों का यूं झपकना। उमर तवज्जो से देखने लगा फिर मुस्कुरा दिया। अच्छा तो तुम इस टाइप की लड़की नहीं हो, समझ गया, ज़्यादा शौक ना हो, उसने कहा। उसका हाथ खींचकर दूर किया। फिर क्या मसला है? मैं आपको क्यों बताऊं? उसने गाल साफ किए और उठ गई। वह गहरा सांस भर गया। इस घर की चुड़ैलियाँ कहाँ पर हैं? उसने उसके उठने के बाद पाँव फैला लिए और उसे सवाल किया। सास ने मुड़ कर देखा और शदीद दुख तो उसे इस बात का ही था कि वो लोग उसे लेकर नहीं गए थे। उसने एक सिसकी ली। उमर ने उसकी जानिब देखा। वो सब चले गए, मुझे लेकर नहीं गए। मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। सोहा ने मेरा मजाक बनाया और जानबूझकर मुझे छोड़कर चले गए। मुझे भी शादी में जाना था। सदा पापी बहुत अच्छी हैं,
वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं जाना चाहती थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, मगर मुझे सब जानबूझ के छोड़ गए, आपकी वजह से। वो रोते हुए और रोते-रोते आँसू साफ करती हुए गुस्से से बोली, मेरी वजह से? उमर ने सवालिया निगाह उठाई। जी। क्यों? क्योंकि आप मेरे शौहर हैं और शादी हो जाने के बाद मैं कैद हो गई हूँ। इससे अच्छा था इससे अच्छा तो पहले ही थी। वो सब सुनाकर सर झुका गई, अपने दुपट्टे को मारने लगी और और सर हिलाने लगा। तो तुम्हारा मसला मैं हूँ, शादी है या कपड़े? वो जैसे समझना चाहता था सब। वो मुँह पर सोड़ कर बोली, और इन मसलों को कोई हल नहीं कर सकता। सारी ज़िंदगी मुझे सिसक कर गुजारनी होगी। वो सर्द आह भरकर मुड़ गई। रुको, उसकी आवाज़ पे वो ज़रा तल्खी से बोला, सिसकना इसे नहीं कहते। जो वजूहत तुमने बताई हैं, अगर सिसकने का मतलब जानना चाहो तो कभी फुर्सत में बैठना। खैर, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आओ, मैं तुम्हें कपड़े दिला देता हूँ और शादी में ले जाता हूँ। लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरे 2 काम करने होंगे। पहले, ये रोना धोना छोड़ो, बहुत बुरी लगती है लड़कियाँ मुझे रोती हुई। और दूसरा, मुझे नाश्ता बना कर दो, वो भी रोज़। अगर मंजूर हो तो बता देना। मैं जा रहा हूँ ऊपर, सुकून से कह के वो ऊपर आ गया, जबकि सास उसकी पुश्त देखने लगी। मुझे मंजूर है, वो जल्दी से बोली। उमर मुड़ा और मुस्कुरा दिया। ठीक है, रेडी हो जाओ। ठीक है, रेडी होकर आता हूँ, नाश्ता बना लो, कह के वो सीढ़ियाँ चढ़ा गया, जबकि सास के हाथ पाँव फूल गए। वो वो उमर से कैसे बात कर गई और उसकी बात मान गई? अब क्या होगा? टाइम से शादी में देख लिया तो? लेकिन छोटे से दिमाग में ख्यालात के भंडार ये भी तो थी। वो बाहर जाएगी, कपड़े खरीदेगी, पास वाली दुकान से ही खरीद लेगी। लेकिन अगर किसी ने उसे उमर के साथ देख लिया तो? मगर उमर तो अब उसका शौहर है। मगर फिर भी उमर तो शराबी है। और उसने कहा उसे लड़कियों का रोना नहीं पसंद, यानी वो हज़ारों लड़कियों के साथ उठता बैठता है। हाय अल्लाह, सास ये क्या कर दिया? वो सर थाम गई। अब क्या इनकार कर दूँ? वो नाखून चबाने लगी। लेकिन अगर एक बार कपड़े खरीद लूँ तो कुछ होगा तो नहीं। लेकिन इतने थे उसके पास कि उमर ख़याम तैयार होकर नीचे भी आ गया। उसे खबर उसके कालून की खुशबू से हुई, जो बड़ी तेज़ी से उसकी नाक से टकराई थी। उसने निगाह उठाई, गॉगल्स लगाए, ब्लैक की टी शर्ट जो उसके मसल्स पर बंसे हुई थी और ब्लैक की पैंट पहने, नीले बाल स्टाइल से बनाए। वो शहजादों सी आन बान रखता वो निचोड़ पड़ा। सांस सांस होठ काटने लगी। चले, वो मसरूफ सा बोला। सास को लगा वो उसकी काम करने वाली ज़रूर लग रही है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है? ये सब उसके दिमाग में घूंदा। उसने सर हिलाया। ऐसे जाओगी? उमर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, मैं चादर लेकर आई। वो पीछे भागी। उमर उसे खड़ा देखता रहा। वो चादर ले आई और उसके पास आ गई। जैसे निगाहों से उसे देख रहा था, उसे शर्मिंदगी हुई। कुछ नहीं बोला, बाहर आ गया। और जब उसने गाड़ी निकाली तो सास का तो वजूद ही कांप उठा गया। वो उस गाड़ी में बैठने की वो उस गाड़ी में बैठेगी। बहुत बड़ी और महंगी गाड़ी थी। सुबह अरहम भी उस गाड़ी को साथ ले जाने की जिद कर रहा था। और ताईजान, जो सबको अपना मुलाजिम समझते हैं, उनमें उमर से गाड़ी मांगने की हिम्मत नहीं थी। उमर ने गाड़ी बाहर निकाली और खुद गाड़ी से उतर कर हवनक खड़ी सास के नज़दीक आया। बैठो, उसने दरवाज़ा खोला। एक बात तो तय थी, उसकी तबीयत में बहुत एटिकेट्स थे, जबकि वो तो शराबी था। और वो लोग बिल्कुल ऐसे नहीं थे जैसा उम्र था। पास पास ही तो जाना है, इतनी बड़ी गाड़ी की क्या ज़रूरत है? अंदर बैठने की हिम्मत खुद भी नहीं पाती थी। पहले कभी किसी ने इतनी इज्जत जो नहीं दी थी। वो झिझक गई। क्या मतलब, पास कहाँ? वो आंखों पर से गॉगल्स उतार कर उसे गौर से देखने लगा। ये ये सदर बाज़ार, यहाँ से सस्ते जोड़े मिल जाते हैं, उसने बताया। उमर की पेशानी पे कई बल पड़े। तुम मेरे साथ जा रही हो तो अपना मुंह बंद रखो, संजीदगी से कहकर उसने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। लेकिन वो वाजिया कांप रही थी। उमर उसे आईब्रो झुकाए दिखता रहा और सास को चार न चार गाड़ी में बैठना पड़ा। इतनी बड़ी गाड़ी थी, उसे लगा जैसे अब किसी और दुनिया में आ गई हो। गाड़ी में उसके कॉलोन की खुशबू और सिगरेट की मिली जुली खुशबू थी। सास उसके साथ गाड़ी में पहली बार बैठी थी। इतनी बड़ी सीट थी। उसके साथ सनम सोफिया भी बैठ जाती, जबकि वो दरवाजे से लग गई। दरवाज़ा बंद करो, उसने कहा और गाड़ी स्टार्ट की। जी। सास को अपना आप
इतना बेवकूफ़ लग रहा था, दिल इतना धड़क रहा था, हाथ काँप रहे थे। उसे लगा वो इन चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। एक पुरानी से घसीटा बाइक या रिक्शों पर भी कभी-कभी सफ़र करने वाली जब बीएमडब्ल्यू में बैठे तो शायद उनकी हालत यही होती है। सास, दरवाज़ा लॉक करो और सीट बेल्ट पहनो, और बोला। सास को लगा अभी वो रो पड़ेगी, दरवाज़ा तो बंद था, फिर क्यों कह रहा था दरवाज़ा बंद करो और सीट बेल्ट। उसने बड़ी-बड़ी आँखों को झपकाना शुरू कर दिया, जबकि उमर को उसका यही अंदाज़ अजीब ही तरह अपनी जानिब मुतवज्जह करता था। और गहरा सांस भरता आगे हुआ, झटका देकर दरवाज़ा खींचा तो लॉक की आवाज़ आई। सांस सीट पर बिल्कुल चिपक ही गई।